आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। गुजरात के आंकड़े बड़े ही चुनौतीपूर्ण, टॉप 5 राज्यों में गुजरात भी शामिल है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन गुजरात लगातार एक स्पाइक देख रहा है, इजाफा देख रहा है। सबसे पहले तो चाहेंगे विजय जी, जिस तरह की लड़ाई आपकी पुलिस, आपका प्रशासन लड़ रहा है और कैसे रणनीति को आप लॉकडाउन 3 की तरफ ले जा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। विजय जी। सबसे पहले तो आज तक चैनल ने पूरे देश के इतने सारे मुख्यमंत्री को एक साथ इस चैनल पर लाकर सभी स्टेट में जो गुड प्रैक्टिसेस चल रही है एक दूसरे को पता भी चले, देश को भी पता चले, और हम सब साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से हम सब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में हमने पूरा सर्वेलेंस और टेस्ट पर हमने जोर दिया है। हमने अभी तक 70,000 से ज्यादा टेस्ट कर दिए हैं और साथ में बड़ी संख्या में हमने लगातार सर्वेलेंस पर भी जोर दिया है। ऐसे तो हमारे जो आंकड़े हैं उसमें से अकेले अहमदाबाद और सूरत में ही 80% से ज्यादा केसेस है, और अहमदाबाद और सूरत दोनों में एक जगह हमने 700 से ज्यादा टीम और एक जगह 500 से ज्यादा टीम एक एक घर में जाकर सर्वेलेंस करते हुए एक केस, पॉजिटिव केस को निकालकर ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न हो उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम संख्या पर हम पैनिक नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अगर आगे बढ़ गया संक्रमण तो मुश्किल होगा, उस पर ही हमारा ध्यान है। और इसलिए ये 2 शहरों पर हमने विशेष कंसंट्रेशन किया है। सघन टेस्टिंग, सर्वेलेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटल 22,500 से ज्यादा बेड की व्यवस्था भी की है, और हमने ये व्यवस्था सिर्फ महानगरों में नहीं, हर जिले में भी कोरोना मरीज के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की है। और हमारे राज्य में पूरी मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, उसकी उपलब्धता ये अच्छी तरह से किया है। और हमने गुजरात में ही स्वनिर्भर निर्मित वेंटिलेटर का प्रोडक्शन भी किया है, और गंभीर कोविड पेशेंट के लिए भी हमने उसका उपयोग भी चालू कर दिया। कोविड के लिए हर संभव प्रयास काफी हम लोग कर रहे हैं और लोगों का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लॉकडाउन के स्वयं शिस्त लोगों ने दिखाई है, और लॉकडाउन में भी हमारे पुलिस प्रशासन ने 500 से ज्यादा ड्रोन्स का उपयोग किया है। सीसीटीवी कैमरा का पूरा नेटवर्क का हम उपयोग कर रहे हैं, और अच्छी तरह से ये लॉकडाउन सफल हो उस दिशा में भी कार्यरत किया है। 10,000 से ज्यादा और बेड हमने अधिक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हम बढ़ा रहे हैं, और पूरी मुझे विश्वास है कि जरूर हम आने वाले दिन में भी सफल होंगे। जी, आपने खुद कहा कि 70,000 से ज्यादा टेस्ट आपने किए हैं। गुजरात के जो आंकड़े हैं उसमें संक्रमण एक तरफ, लेकिन जो मृत्यु दर है सर, वो घबराहट की वजह बन रहा है। एक दिन में शुक्रवार को 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद का आपने जिक्र किया, अहमदाबाद में शुक्रवार को एक दिन में 16 लोगों की मौत। सूरत दूसरा सबसे बड़ा संक्रमण का केंद्र बनता हुआ 4 मई से लेकर 17 मई तक, क्योंकि अब तो ये लॉकडाउन 2 खत्म हो रहा है, 4 मई से लेकर 17 मई तक आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अहमदाबाद, सूरत में खास तौर पर, ताकि आप इसको नियंत्रित कर सके? पहले तो मैं आपको अहमदाबाद की परिस्थिति का थोड़ा बता दूं कि अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहां बेरोक-टोक, मरकज के लोगों ने यहां काफी अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। और अहमदाबाद का भी आपको पता है कि 600 साल पुराना अहमदाबाद है। अहमदाबाद का भी एक इंटीरियर अहमदाबाद यानी कि पुराना अहमदाबाद,
और दूसरा है नया अहमदाबाद। आपको ताजुब होगा कि ये पुराने अहमदाबाद में ये लोग उन्हें जो पूरी मरकत वाला लोगों ने जिस तरीके से वहां हिस्ट्री छुपा कर वो घूमे, और इसके कारण वहां ही अहमदाबाद का जो हमारा केसेस का जो फिगर्स है, मृत्यु जो फिगर्स है, उसमें भी 90% उसमें है और 10% आउटर अहमदाबाद में है। तो क्या हुआ है कि हमारी जो जनसंख्या और 90% अहमदाबाद बाहर है, वहां 10% है, और 10% वाले अहमदाबाद में 90% केसेस आ गए हैं, और इसके कारण ये समस्या अहमदाबाद की बनी। लेकिन हमने जरा भी समय नहीं बिगाड़ा और तुरंत ही मेरे ख्याल से 14 अप्रैल से अहमदाबाद में ही कंसंट्रेशन कर दिया, और 750 टीम घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे जो लक्षण पाए गए उनको अलग अलग निकाल कर उनको हमने ट्रीटमेंट करवा दी। अगर वो तुरंत ही नहीं करते तो काफी ये केस बढ़ जाते। और आज मैं आपको बता सकता हूं कि अहमदाबाद की स्थिति को हम धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, और पिछले 2-3 दिनों से अहमदाबाद की ये जो रिकवरी रेट भी बढ़ गया है, और जो मरीज आ रहे हैं सेंट्रल अहमदाबाद से उसका भी कम धीरे धीरे होता जा रहा है। जो मृत्यु की बात आप बता रहे हैं, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो जितने जो फिगर है, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे फिगर्स लोगों को बताते हैं, और उसमें भी जो मोर्बिडिटी यानी कि जो गंभीर रोगों से पीड़ित 85% ऐसे ही पेशेंट उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि 48 कलाक में ही हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, और कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर की बीमारी, पुरानी टीबी की बीमारी, और ऐसे ही लोग का मृत्यु का रेट बढ़ रहा है। बाकी आम जो बड़ी उम्र वाले उनकी जो रेट है वो 80% है, और बाकी हम कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अहमदाबाद और सूरत दोनों पर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन अहमदाबाद में क्या, अगर मैं सही समझ रही हूं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप मानते हैं कि तबलीग जमातियों के ट्रैवल हिस्ट्री छुपाना और वॉल्ड सिटी जो पुराना अहमदाबाद का हिस्सा है वो इन आंकड़ों की सबसे पीछे सबसे बड़ी वजह है? विजय जी। जी सही बात है, क्योंकि वहां से ही अहमदाबाद का ये 15 अप्रैल से ये केस बढ़ने लगा, और उन लोगों ने जो ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, इसके कारण हम क्वारंटाइन नहीं कर सके, और इसके कारण ये सब स्थिति बनी है। अब सर जरा अहमदाबाद पर ही चर्चा अगर करें हम, तो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कह दिया था कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, 15 जुलाई तक का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कैसे आंकड़े बहुत बढ़ेंगे, और ये कहा कि ऐसा भी मुमकिन है कि 31 मई तक, इसी महीने 31 मई तक उन्होंने कहा कि 8 लाख तक डबलिंग अगर इस तरह से चलती रही तो आंकड़े पहुंच सकते हैं। अभी जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से नियंत्रण की अपनी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं, आपको लगता है कि जो वो बोल गए ऐसी परिस्थिति कतई नहीं आएगी? मैं मानता हूं कतई नहीं आएगी, और उन्होंने जो बताया था एक दृष्टांत के तौर पर बताया था कि अगर डबलिंग ऐसे ऐसे चलता गया तो ये स्थिति हो सकेगी, और यूरोप और अमेरिका का उन्होंने दृष्टांत देते हुए बताया था। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि ये मुमकिन नहीं है और ये स्थिति नहीं बनेगी। सूरत को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो कि दूसरे नंबर पर है गुजरात में अहमदाबाद के बाद, वहां पर हमने देखा कि कई मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, कई जगहों पर वो सड़कों पर उतर रहे हैं। मजदूरों के पलायन को लेकर कैसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, और उस पर आपकी क्या सोच है? किस तरह से आप भी क्या पहल कर रहे हैं उनको उनके राज्यों में वापस भेजने की होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के बाद? विजय जी। देखिए कि सूरत और गुजरात पूरा इंडस्ट्रियल डेवलप स्टेट है, और हमारे यहाँ काफी भिन्न गुजराती यानी कि पर प्रांत के लोग यहाँ काफी काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ स्थित हुए हैं। और सूरत वैसे पूरा
लघु भारत सूरत है हमारा, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का काफी बेस है। और इसके कारण ओडिशा, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश के काफी लोग हमारे यहाँ हैं, महाराष्ट्र के भी काफी लोग हमारे यहाँ हैं। लेकिन आज तक उन्होंने भी काफी सपोर्ट दिया है। स्वाभाविक पूरे देश में सभी श्रमिकों के मन में एक बार बन गई है कि एक बार देश में जाना है, हमारा काम जाना है। हमने भी भारत सरकार को इस स्थिति का बारे में बातचीत की थी कि भाई आप इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और पूरे देश में अनुमति मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि कल से ये अनुमति मिली है। आज से सूरत से 2 ट्रेन उड़ीसा जाने वाली है, अहमदाबाद से 2 ट्रेन यूपी जाने वाली है। और लोगों को भी एक सांत्वना मिल गई है कि अब जाने को लिए व्यवस्था की गई है। तो ये कोई समस्या नहीं, और 5-7 दिन में ये सब सेटल हो जाएगा और एक बार वो अपने गांव जाकर आए, फिर वापस काम करने के लिए आए। और दूसरी बात यह है कि हमने भारत सरकार ने 20 तारीख से अनुमति दी है, और जो रूरल एरिया और कंटेनमेंट जोन के बाहर जो इंडस्ट्री है उसको चालू करने के लिए। तो हमने भी नगर निगम और महानगर, इसके इलाके के बाहर जितनी फैक्ट्रियां है उसको चालू करने के लिए अनुमति दी है। करीब 8 लाख से ज्यादा मजदूर काम करने लगे हैं और करीब 40 से ज्यादा यूनिट कार्यरत बन गए हैं। और दूसरा 25 तारीख से हमने महानगर में भी जो कंटेनमेंट जोन है इसके बाहर जो एक्सपोर्ट के लिए जिसके पास ऑर्डर है उसको भी हमने अनुमति 25 अप्रैल से दे दी गई है और वो भी काम चालू हो गया है। तो धीरे धीरे ये लेबर का जो मामला है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सब काम में लग जाएंगे। ये महामारी पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर हर देश का जो भी नेता है, वो शायद पहली बार इस तरह की महामारी और उसके बाद रणनीति बना रहा है। एक अनुभव आपका भी रहा, आप प्रशासनिक काम में लगातार लगे रहे। कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए थे इमरान खेड़ावाला, और एक मीटिंग में शायद आपका आमना सामना उनसे हुआ। फिर उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट जब तक नहीं आई आपने अपने आप को अलग भी रखा था। क्या हुआ था सर, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर। एक्चुअली हमारे अहमदाबाद के एमएलए इमरान भाई खेड़ावाला कांग्रेस के एमएलए और बाकी 2 भी और एमएलए, मुझे 3 लोग अहमदाबाद की परिस्थिति के लिए चर्चा करने के लिए मिलने के लिए आए थे। और इमरान खेड़ावाला ने अपना टेस्ट करवाया था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट उस वक्त नहीं आया था। और उन्होंने ये गलती भी की थी कि अगर टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो आ गए थे और मेरे से 20 फुट दूरी पर वो मीटिंग में बैठे थे। वैसे कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ था और उसी दिन शाम को उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था और उनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया था। तो स्वाभाविक है कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री और जिन लोगों को मिले थे, मुझे भी मिले थे, तो मैंने भी अपने आप को, जब तक मेरी पूरी मेडिकल जांच न हो जाए, रिपोर्ट न आ जाए, तब तक मैंने भी अपने आप को अलग कर दिया था। लेकिन 2 दिन में सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए, यानी कि कोई तकलीफ नहीं है, यानी कि नेगेटिव जो रिपोर्ट्स आए। और मैंने विजिटर्स को अपने 10 दिन के लिए मना कर दिया था और अपने ही घर से, अपनी ही ऑफिस से मैंने अकेले ही काम किया और कुछ मुझे तकलीफ नहीं हुई। और इमरान खेड़ावाला को भी तुरंत ही हमने सब व्यवस्था कर दी। अस्पताल में से 2 दिन पहले ही वो अपने पूरी नेगेटिव रिपोर्ट उनकी भी आ गई और उनको भी अस्पताल से रिहा कर दिया गया और आज वो स्वस्थ भी है। इस अनुभव ने कुछ खास तौर पर, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर ये अनुभव भी कई लोगों को डरा बैठता है कि मैं किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, उस अनुभव ने क्या सिखाया विजय रूपाणी जी को? एक्चुअली क्या है कि
ये कोरोना में जो संक्रमित होते हैं, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो उसमें मृत्यु की संख्या ज्यादा होती थी। जैसे आपको मैं बताऊं कि 2015 में गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर हुआ था, तो एक ही जनवरी महीने में 368 लोगों की मृत्यु गुजरात में हुई थी। यानी कि स्वाइन फ्लू से मृत्यु की संख्या बढ़ती है, कोरोना से मृत्यु की संख्या नहीं बढ़ती है। लेकिन कोरोना इमीडिएट अगर किसी का पॉजिटिव है तो जितने लोग संपर्क में आए वो भी पॉजिटिव बनते जाते हैं। तो ये एक कोरोना का बड़ा तकलीफ वाली बात है। और जितने ज्यादा उससे संक्रमित होते हैं, अन्य वायरस से संक्रमित ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कोरोना से ज्यादा संक्रमित होते हैं और वो मल्टीप्लाई होता है। इसलिए इमरान खिलावाला के जो घटना घटी, तो उससे अगर उनके कारण मेरे कारण मुझसे जो मिलने वाले लोग हैं उनको भी हो सकता है और वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये बड़ी चिंता की बात होती है। इसलिए तुरंत ही जब पता चले कि कोई पॉजिटिव केस सामने आ गया, तो उसके जो लोग उनसे कांटेक्ट में आए, तुरंत ही उन लोगों ने अपनी जांच करवानी लेनी चाहिए और वो आगे न फैले, ये बात उससे पता चलती है। और जो लोग फ्रंट लाइन में खड़े हैं इस वॉर में, उनको तो ज्यादा सतेज रहना चाहिए और उसको तो ये संक्रमण न हो उसकी भी चिंता होनी चाहिए। आपने शुरू में ही विजय रूपाणी जी इन चिंताओं का जिक्र किया। आपने बताया कि गुड प्रैक्टिसेस हर मुख्यमंत्री बता रहे हैं और उससे एक आदान प्रदान की रणनीति क्या हो, ये तमाम राज्यों के जरिए आज तक के इस मंच पर हम शामिल कर रहे हैं। इसीलिए बतौर मुख्यमंत्री आपके अनुभव में गुजरात के मद्देनजर कौन सी वो सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हुई और कौन सा वो रास्ता था जो आपने उसके लिए निकाला, जिसके जरिए शायद और भी लोगों को बहुत इंसाइट मिले या गुड प्रैक्टिसेस जो आप बताना चाहें? जैसे शुरू में लॉकडाउन, ये हमारा सबके लिए एक नया अनुभव था और लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाना ये गुजरात ने किया। और हमने जो पहले से ही सीएम डैशबोर्ड और इसके आधार पर पूरे गुजरात में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क खड़ा किया था, तो पूरी लॉकडाउन पर नजर यहां बैठकर हम कर रहे थे और पूरा तंत्र उससे काम कर रहा था। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का कितना लाभ होता है। और कोरोना में ये लॉकडाउन भी फर्स्ट टाइम हमारे लिए एक नया अनुभव था, तो उससे कंट्रोल करने में यहां से सीधा सूचना भी दे सकता था हम लोग यहां से सब देख भी सकते थे कहां कहां क्या हो रहा है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हमारे गुजरात में एक अनुभव प्राप्त हुआ जी। दूसरा कि जो उस वक्त चर्चा चल रही थी कि वेंटिलेटर कम है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है, पीपी किट का सवाल है, तभी हमने गुजरात ने तय कर लिया था कि भाई क्यों सारी दुनिया में इसका अभाव है, अछत है, तो गुजरात खुद मैन्युफैक्चर करे। तो हमारे गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्टों ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया और आज भारत सरकार ने भी 5000 वेंटिलेटर बनाने का उनको ऑर्डर दिया है और 1000 वेंटिलेटर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसमें से 400 वेंटिलेटर मिल गए हैं, 600 सप्लाई चल रही है। तो वेंटिलेटर की कमी नहीं है। N95 मास्क भी हम यहाँ गुजरात में बना रहे हैं, पीपी किट भी हमारे बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस गुजरात में हुई। तीसरा, ये सभी जगह होगा कि पूरा तंत्र अनुभव आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी बाबू, इसके बारे में एक धारणा थी कि काम नहीं करते हैं, लेकिन यह भी अनुभव गुजरात में अच्छा हुआ कि पूरे गुजरात में छोटे पुलिसमैन से लेकर हेल्थ के नर्स से लेकर हमारे रेवेन्यू के एक कर्मचारी, सब लोग एक सेवा भाव से इस काम में लगे हैं। ये भी एक
अच्छा अनुभव सबको होगा, गुजरात में हमें काफी अच्छा अनुभव मिल रहा है। और तीसरा कि जो अहमदाबाद में जो स्थिति बनी और इसके आधार पर हमारे पुलिस के इंटेलिजेंस, ये जो मरकज के लोग, यहाँ जो बात सबको देश में पता चला कि निजामुद्दीन में ये घटना घटी है और सारे लोग देश भर में गए हैं, तब हमारे इंटेलिजेंस से लेकर हमारे लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उनके सब अफसर और सब अपने कर्मचारी, उन्होंने जो सर्वेलेंस काफी किया और इसके कारण हम इतने सारे केसेस निकाल दिया। अगर ये नहीं होता तो ये सारी बात बढ़ जाती और कम्युनिटी को पूरा इफेक्ट ये हो जाता। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हमें प्राप्त हुई है। ऐसे सारे बहुत सारे किस्से होते हैं और इसके कारण एक एक अलग अलग अनुभव और अच्छा गुड प्रैक्टिसेस सभी को अलग अलग जगह से मिल रही है। जी, सकारात्मक कदमों की आपने बात की, लेकिन अभी भी कुछ जगहों से चुनौती की तस्वीरें आती हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। कई जगहों पर कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उन्हीं पर पत्थरबाजी हो जाती है। ये बतौर मुख्यमंत्री कितनी बड़ी चिंता की बात, और इसके लिए क्या रणनीति है? नहीं, ये चिंता की बात है, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों के मन में भी बात आ गई है कि 3 बात, मास्क, बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस अवश्य रखना है। प्रधानमंत्री ने बताया ना कि 2 गज की दूरी, ये मंत्र को लेकर अब धीरे धीरे, जैसे कल हमारे गुजरात का 1 मई हमारा स्थापना दिन था, तो हमने बताया था पूरे हमारे सभी गुजरात के लोगों को कि अपने अपने मोबाइल में आप ये शपथ लो कि मैं मास्क पहनूंगा, सोशल डिस्टेंस रखूंगा, और तीसरा बताया था कि मैं बार बार साबुन से अपना हाथ धोऊंगा, और वो आप हैशटैग पर डालिए। तो लाखों लोगों ने कल ये शपथ लिया है और अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने हैशटैग में डाला है, रीट्वीट भी करोड़ों लोगं ने किया है। तो ये बात अब बन गई है, धीरे धीरे लोग मान गए हैं कि ये वॉरियर्स ये हमारे लिए आवश्यक है। और जो वॉरियर्स अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं तो लोग उनका फूलों से स्वागत करते हैं, लोग उनका सराहना करते हैं और उनके लिए रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। ये पहले ये सब सारी घटनाएं घट रही थी, अब धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो रहा है। अब लोग डॉक्टर, नर्स, पुलिस सबको सम्मान दे रही है। अब लॉकडाउन 3 की तैयारी पर पहुंचते हैं विजय रूपाणी जी। 4 मई से लेकर 17 मई, एक चुनौती यह भी है कि जान भी जहान भी। जहान के लिए कैसे अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूकी जाए, बड़े उद्यमी होते हैं गुजरात के लोग, बहुत सारी वहां पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कैसे वहां पर उन मापदंडों को मानते हुए जो भारत सरकार ने तय किया है कि जो वर्कर्स हैं उसी फैक्ट्री में रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में जान फूकने की जिम्मेदारी रहेगी और चुनौती भी रहेगी। इस पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे 4 मई से 17 मई तक? क्योंकि अहमदाबाद और सूरत को सर छोड़ दें, जिसमें आपने भी बताया कि 60 से 70% मामले इन 2 नगरों की वजह से हैं, अन्य जगहों पर ऐसी कोशिशें ग्रीन जोन्स में की जा सकती हैं। विजय जी। नहीं, जरूर भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन दिए है और जोनिंग किया है, तो ग्रीन जोन से शुरू करेंगे। और जिस तरीके से भारत सरकार ने बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसका हम अच्छी तरह से, आज शाम को ही हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है और पूरा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर हम चर्चा करेंगे और डिसीजन लेंगे कि गुजरात में ये एक्टिविटी भी चले और कोरोना का संक्रमण भी कम हो जाए। ग्रीन जोन को कैसे अच्छी तरह से बचाना है, येलो जोन में से कैसे ग्रीन जोन में जिले को डालना है, और रेड जोन को स्ट्रिक्टली उसमें से संक्रमण किस तरीके से घटे और वो बाहर न फैले, उस स्ट्रेटेजी को बनाते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आवश्यक बात है, सिर्फ ये 2 वीक की बात सिर्फ नहीं है, आने वाले दिन में भी जो इकोनॉमिकली जो काफी नुकसान हुआ है उसको कैसे फिर से रिवाइव करना है, इसके लिए हम अच्छे तज्ञों की, एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है
और वो उस पर गौर कर रही है कि कैसे हम फिर से काम में लग जाए। तो उस दिशा में पूरा फोकस भी हमारे अलग अलग लोग कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे एक नॉर्मल स्थिति से बने और अपना ख्याल भी रखे और देश को भी आगे बढ़ाए। विजय रूपाणी जी, अब हम जरा इलाज की तरफ बढ़ते हैं। इलाज कोई है नहीं, वैक्सीन के अभी क्लिनिकल ट्रायल्स ही चल रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो कोई और जगह हो। इन सब के बीच प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज के तौर पर दिल्ली में 1-2 अस्पतालों में ट्राई किया गया, जिसमें 1 या 2 सफल मामले मिले, लेकिन आईसीएमआर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी अभी इलाज के तौर पर नहीं देखा जाए, इसे ट्रायल के तौर पर ही देखा जाए। कुछ जगहों पर सकारात्मक हो सकते हैं, तो उसके साथ बहुत ही सोच समझकर चलने की जरूरत है। क्या गुजरात के अस्पतालों में भी इस तरह की कोई कोशिशें हो रही हैं? क्या प्लाज्मा थेरेपी का कहीं पर इस्तेमाल किया जा रहा है? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, किसी मरीज के पॉजिटिव होने के बाद अस्पतालों से इस पर क्या इनपुट है जो आप बता सके? एक्चुअली प्लाज्मा के लिए हमने तुरंत ही आईसीएमआर और भारत सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बातचीत की है कि हमें इसमें आप मार्गदर्शित कीजिए। हमारे यहाँ भी जो पॉजिटिव केस डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि अब उनको उनमें कोरोना नहीं है, वो ही प्लाज्मा दे सकते हैं अपने ब्लड से। उनकी भी यादी बन गई है हमारे यहाँ कि प्लाज्मा की आईसीएमआर जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, अगर सफल हो तो प्लाज्मा डोनेट करने वाले पेशेंटों की सूची भी हमने बनाकर रखी है। और प्लाज्मा किस पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, सीरियस पेशेंट पर, तो उसके बारे में जो गाइडलाइन है तो वो भी हमारे एक्सपर्ट जो मेडिकल टीम है वो चर्चा भी कर रहे हैं। और गुजरात में भी हम उस पर पूरी निगरानी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आईसीएमआर हमें अनुमति देंगे और प्लाज्मा थेरेपी अगर सक्सेस होगा तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। एक सवाल जो विजय रूपाणी जी हर किसी के मन में आता है वो ये कि लॉकडाउन के आगे क्या? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन, राहुल गांधी ने कहा एक पॉज बटन है, लॉकडाउन में सबसे बड़ा आर्थिक आपातकाल है, लेकिन खुद कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें अशोक गहलोत हो, इधर गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र आपके पड़ोसी राज्य में, वो भी चाहते थे लॉकडाउन बढ़ाया जाए। लॉकडाउन बढ़ाया जाए जरूरी है, ये राज्यों की सरकारें कह रही हैं। पहले तो जी आपको बताऊं कि राहुल गांधी का जो कुछ राय है, लेकिन पहला तो पंजाब ने ही डिक्लेयर कर दिया कि 15 दिन हम लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस शासित राज्य है और राहुल गांधी ये स्टेटमेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा देश पूरा एक देश है, सबकी समस्या एक ही है, कोरोना के सामने हम लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब राज्यों को भी सबको साथ मिलकर स्ट्रेटेजी में केंद्र सरकार के साथ रहना चाहिए। और केंद्र सरकार पूरे सभी मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी ने 4 बार विचार विमर्श किया, और फोन पर भी प्रधानमंत्री ने सबके साथ अलग अलग कितनी बार बातचीत करते हैं। तो सब मिलकर हम पॉलिसी बनाए, अलग हमारा अगर अभिप्राय हो तो उसकी चर्चा करें, लेकिन जो कुछ करें देश के सभी राज्य एक साथ हम सब मिलकर काम करें। अगर लॉकडाउन पूरे देश में उठ गया और कोई राज्य में कोरोना का पेशेंट है और दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको भी तकलीफ होगा, और कोई राज्य ठीक से काम नहीं करेगा तो उनको भी तकलीफ होगा। तो जो कुछ करना है सबको साथ मिलकर करना है, एक लक्ष्य के साथ करना है कि हमें कोरोना से लड़ना है, और सब मिलकर लड़ेंगे तो उससे मुझे लगेगा कि जो डिसीजन होगा सबके उपयुक्त होगा। प्रधानमंत्री ने ये 2 सप्ताह लॉकडाउन को बढ़ाया, सबको पूछकर बढ़ाया है, और मुख्यमंत्री की बैठक में भी सब लोगों ने कहा था, हमने भी कहा था कि लॉकडाउन तुरंत खुला करना ये ठीक नहीं है, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, और साथ में जहां परिस्थिति कंट्रोल में है वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़े, सोशल डिस्टेंस और पूरे सलामती के पूरे इलाज के साथ हमें जो कुछ करना है करेंगे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है।
तो इसके आधार पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, विरोधाभास से आगे बढ़ के ही हर किसी को इस लड़ाई में एकजुट होकर बढ़ना पड़ेगा। आपने बताया कि प्रधानमंत्री हर एक से बात कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों से अलग भी बात कर रहे हैं। 40 दिन का लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद के 14 दिन के लिए यानी 54 दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या सोच है, जो परिस्थिति इस वक्त कोरोना को लेकर हो? जब भी आपसे बात हुई हो तो उन्होंने क्या कहा इस पर? एक्चुअली प्रधानमंत्री पूरे देश की परिस्थिति, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग राज्यों के प्रॉब्लम्स सब मिलाकर प्रधानमंत्री जी वहां मंत्रियों का भी एक अलग अलग ग्रुप गठन किया है और इनके साथ चर्चा करते करते वो पूरा डिसीजन ले रहे हैं। और हमें भरोसा रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ इस कोरोना के बारे में वो काम कर रहे हैं और पूरा उनका कंसंट्रेशन भारत में हम किस तरीके से उसमें सफल हो उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इजीली अवेलेबल एंड अप्रोचेबल प्रधानमंत्री है। कोई भी मुख्यमंत्री कभी भी वक्त उनके साथ बात कर सकते हैं और करते हैं। वो कोई भी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री सबके साथ बातचीत में तुरंत ही वो उनका जो कुछ प्रश्न है उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो इस दृष्टि से प्रधानमंत्री सबके साथ बात करते हुए ये सब डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे भला ही होगा। चलते चलते एक दो आखिरी सवाल, जिसमें विजय रूपाणी जी आपसे यही समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन, आपने पहले ही शुरू में कहा कि आपको लगता है कि अहमदाबाद में जो स्पाइक है उसकी सबसे बड़ी वजह जमात के लोगों ने जो ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई या वॉल्ड सिटी में जो ये संक्रमण बेतहाशा फैला वो वजह है, लेकिन क्या लॉकडाउन को लेकर ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत अहमदाबाद, सूरत ऐसी जगहों पर आप देख रहे हैं? और कब तक आपको लगता है कि ये आंकड़े जो कि गुजरात में हमने पिछले दिनों में बढ़ते देखे हैं उसको जरा सा हम नियंत्रण में आपकी सरकार ला पाएगी? मैं मानता हूं कि अहमदाबाद और सूरत में जहां ये जो कंटेनमेंट जोन है वहां सख्ती से हम आने वाले दिन में काम करेंगे और लॉकडाउन का जो 14 दिन मिला है उसका हम पूरा अच्छी तरह से उपयोग भी करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर हम ये जो लॉकडाउन का लाभ लेते हुए हम वहां काफी कंट्रोल करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें से हम बाहर निकलेंगे। हिम्मत और हौसला, साथ ही धैर्य और कैसे समझदारी के साथ आगे बढ़े, ये सबसे बड़ा मंत्र है इस वक्त में। और विजय जी, जितना मुझे याद है जब भी आपसे मुलाकात हुई है आपको कई सारी कविताएं कंठस्थ याद रहती हैं, कुछ ऐसा जो कि प्रेरणा दे सके इस वक्त भारत को जो इस जंग में आगे बढ़ रहा है? हेलो, एक्चुअली इस वक्त तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन इसमें है। लेकिन जो आपने बताया कि धैर्य के साथ विजय का विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। और अटल जी की बहुत सारी कविताएं हैं कि जिसमें प्रेरणा भी देती है और हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। 125 करोड़ देशवासी हम सब साथ में हैं और हम इस मामले में अच्छा नेतृत्व हमारे पास है, अच्छी नीति भी हमारे पास है और नीयत भी हमारी साफ है। जी जी बोले, आपकी आवाज आ रही है? नहीं, बस इतना ही मुझे कहना था। जी, लॉकडाउन के आगे क्या होगा इस पर जरा सा चलते हैं विजय रूपाणी जी, क्योंकि अब हमें इस वायरस के साथ जीना कैसे है। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक कोई इलाज नहीं सामने आ जाता ठोस, तब तक हमें इस वायरस के साथ जीने के भी तरीकों पर जागरूकता फैलानी होगी कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, एक जैसे हम रोज के कामकाज में निकलते हैं, इसके बिना तो मुमकिन ही नहीं है आगे बढ़ना। इस वायरस के साथ जीने की जागरूकता भी अब सरकारों को धीरे धीरे जनता में फैलानी होगी। विजय रूपाणी जी। हाँ जी, एक्चुअली कोरोना के बारे में अब तो काफी बातें बाहर आई है कि एक तो हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति, इम्यूनिटी,
उसको हमें बढ़ानी है। और हमारे देश में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में आयुर्वेद का भी काफी उपचार है। हमारे बुजुर्गों ने भी, हमारे ऋषि मुनियों ने भी काफी घरगथ्थू इलाज भी दिखाए हैं, तो उसका हम काफी उपयोग कर सकते हैं। और हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। और दूसरा, हमें सावचेत भी रहना चाहिए, और इसके लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी का उपचार, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें जो सोशल डिस्टेंस के बात है जी। और जो मास्क और सैनिटाइजेशन, उसके बारे में भी हमें ख्याल रखते हुए हम थोड़ा सतर्क होंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना के साथ हम अच्छी तरह से जी भी सकेंगे, संक्रमित भी नहीं होंगे, हमारी रूटीन प्रक्रिया भी चालू होगी और हम बाहर निकलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय रूपाणी जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय रूपाणी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री, आज तक पर इस बातचीत में पूरी जानकारी देते हुए राज्य की रणनीति पर, राज्य की लड़ाई पर, कोरोना के खिलाफ इस जंग में कैसे उनकी सरकार मुस्तैदी से इस वक्त काम कर रही है। धन्यवाद आपका।